हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी कि किस तरीके से इसका आंसर लिखा जाए। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस थ्योरी को समझने से पहले हम थॉर्नडाइक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। थॉर्नडाइक जो थे, इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। लर्निंग के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे और इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था, यह दिया था 1898 में। यह सिद्धांत पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशन में आया था 1913 में। थॉर्नडाइक ने न केवल लर्निंग में कार्य किए थे, प्रयोग किए थे, बल्कि उन्होंने बुद्धि के क्षेत्र में भी प्रयोग किए थे और उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार भी बताए थे, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखे हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के क्षेत्र में प्रयोग किए थे, इसके बाद में जितने भी लर्निंग के प्रयोग हुए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उनका बेसिस जो है वो थॉर्नडाइक का प्रयोग ही रहा है। तो इनका अधिगम के क्षेत्र में जो प्रयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और अधिगम का भूल और प्रयास का सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। और यह जो सिद्धांत था, ये एक साहचर्य सिद्धांत है। साहचर्य सिद्धांत के अंदर हम जानते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है। अधिगम और भूल प्रयास का सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत है, हल का सिद्धांत है, गुथरी का सिद्धांत है और पावलो का सिद्धांत है। ये सब साहचर्य लर्निंग के अंदर आते हैं और इसी के अंतर्गत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, अधिगम का भूल और प्रयास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक और इन्होंने कहा था कि जो अधिगम होता है उसका अर्थ होता है संयोजन, कनेक्शन। और इन्होंने कहा कि जो मनुष्य है उसका संयोजन मात्र है और सीखने के 3 नियम दिए थे। जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने कहा था कि जो अधिगम होता है उसका मतलब संयोजन होता है। ये संयोजन किसके बीच में होता है, कनेक्शन किसके बीच में होता है, यह होता है उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में। जब भी हम सीखते हैं तो इसका मतलब है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक कनेक्शन स्थापित हो चुका है, एक संबंध बन चुका है, एक संयोजन हो चुका है। और इसी आधार पर उन्होंने सीखने के 3 नियम भी दिए थे। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वे बिल्ली, कुत्ते और मछली पर अपने प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे उसके अनुसार किसी कार्य को सीखने की प्रारंभिक अवस्था में प्राणी अनेक भूलें करता है और उत्तरोत्तर प्रयासों में त्रुटि में कमी होने लगती है और मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र में उद्दीपन और सही अनुक्रिया में सहयोग बनते हैं, जिससे अधिगम होता है और अंतिम प्रयास में कोई त्रुटि नहीं होती है और हम कहते हैं कि प्राणी ने अधिगम कर लिया है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार ये जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति है कोई कार्य को सीखता है या कोई प्राणी किसी नए कार्य को सीखता है, तो सीखने की जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें बहुत सारी गलतियां करता है, भूलें करता है, त्रुटियां करता है। लेकिन जैसे जैसे वह प्रयास करता रहता है, आगे बढ़ता है, तो वह जो त्रुटियां कर रहा था शुरू में, उन त्रुटियों में कमी होने लग जाती है। और हमारे जो दिमाग में, मस्तिष्क में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंदर उद्दीपन होते हैं और उस उद्दीपन के अनुसार सही अनुक्रिया होने लग जाती है, जिससे इनके बीच में एक सहयोग बन जाता है और इस सहयोग बनते ही, एक कनेक्शन बनते ही अधिगम हो जाता है। और इस तरह जब बहुत सारे प्रयास कर लिए जाते हैं तो जब अंतिम प्रयास होता है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है और इसका मतलब यह होता है कि उस प्राणी ने अधिगम कर लिया है या सीख लिया है। जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, अधिगम और भूल प्रयास का सिद्धांत, इसके अन्य कई नाम भी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें सभी नाम पता होना जरूरी है। दूसरे नाम है जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे SR सिद्धांत भी कहते हैं। हमने स्किनर की थ्योरी पढ़ी थी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उसके अंदर यह उल्टा हो जाता है, RS हो जाता है, जबकि थॉर्नडाइक में SR होता है, इसके अंदर उद्दीपन उपस्थित होता है, जबकि स्किनर में उद्दीपन अनुपस्थित होता है। परिणामों का जो प्रभाव होता है वही अधिगम होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की।
तो इसे हम SR सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, सीखने के बंधों का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसमें एक बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, इसीलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, एक अनुबंधन बन जाता है उद्दीपन के बीच में और अनुक्रिया के बीच में, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक अनुबंधन बन जाता है, इसीलिए इसे अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। SR सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक संयोजन स्थापित हो जाता है। इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि व्यक्ति जब कोई नई चीज सीखता है तो शुरुआती अवस्था में बहुत सारी भूलें करता है, गलतियां करता है, त्रुटियां करता है, लेकिन बार बार प्रयत्न करने से उन त्रुटियों में कमी हो जाती है और वह अधिगम कर लेता है। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के बाद में है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि त्रुटियां शुरुआत में होती है लेकिन बार बार प्रयास किया गया है तो उन त्रुटियों में कमी हो जाती है और अधिगम हो जाता है। यह सभी नाम थॉर्नडाइक के भूल और प्रयास के सिद्धांत है, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसी के ही नाम है। यहां हम देखते हैं कि एक पजल बॉक्स है, ये पजल बॉक्स है। इनका यह जो प्रयोग था इन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था, और इस प्रयोग के अंदर जो विषय था बिल्ली थी और उद्दीपक था वह थी मछली, और प्रेरणा मोटिवेशन था वह मछली की गंध, और जो चालक था ड्राइव थी जो प्रेरित कर रही थी वह थी भूख प्रणोद उसके अंदर बिल्ली के अंदर कार्य कर रहा था। और आइए अब हम समझ लेते हैं कि ये प्रयोग क्या था, किस प्रकार से थॉर्नडाइक ने प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। ये पजल बॉक्स है थॉर्नडाइक का है, और यहाँ एक भूखी बिल्ली को उन्होंने इस पजल बॉक्स में बंद करके रखा है, और इस बॉक्स के बाहर यहाँ पर मछली का एक टुकड़ा यानी इसका भोजन रखा हुआ है। अब बिल्ली जो है उसको भोजन का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, यानी ये उद्दीपक है उसके लिए, उसे भूख लगी है। पिंजरे में बंद करने के बाद काफी देर तक उसे भूखा रखा गया, फिर सामने पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया गया। अब बिल्ली के सामने उद्दीपक पड़ा है, स्टिमुलस पड़ा है। स्टिमुलस क्या है? यहाँ पर भोजन है। अब इस भोजन को देखते ही उसे भोजन को प्राप्त करने की वह कोशिश करने लगी, इधर उधर घूमने लगी, और कभी ये सलाखों को खींचने लगी, कभी दीवारों पर जोर लगाने लगी। तो इस तरह के कई प्रयास इसने किए, बहुत सारे प्रयास इसने किए, और अंततः एक प्रयास ऐसा था कि संयोग से ही उसका जो पंजा था वो सही लीवर पर पड़ गया, सही चिटकनी पर आकर के पड़ा, जिससे कि उसका जो यह दरवाजा है ये ओपन हो गया, ओपन हुआ, और इसने बाहर आकर के अपना भोजन प्राप्त कर लिया। इस स्टिमुलस को देख करके इसने इधर उधर घूमने की अनुक्रिया की। सही अनुक्रिया करने पर उसे पुनर्बलन प्राप्त हुआ, अपने भोजन की प्राप्ति हो गई। तो थॉर्नडाइक ने जब ये प्रयोग किया था उसमें उन्होंने 100 प्रयास लगातार 5 दिन तक किए थे, और प्रयोग स्थिति के बाद बिल्ली को भोजन देते थे और अगले प्रयोग तक उसे वापस भूखा रखते थे, उसे भूखा रखा जाता था। और इस तरह से जब फिर दोबारा ऐसा किया तो उसके प्रयास जो थे, जो फर्स्ट बार में उसने किए थे, उसमें कमी आ गई। नेक्स्ट जब फिर भूखा रखा गया तो उनके प्रयासों में फिर कमी आ गई, और एक स्थिति ऐसी आ गई, उसने जब बार बार गलतियां की, खूब सारे प्रयासों के बाद एक स्थिति ऐसी आ गई जब उसे भूख लगी, सामने उद्दीपक दिखाई दे रहा है, भोजन दिखाई दे रहा है, तो उसने तुरंत आकर के उस लीवर को दबाया और दरवाजा ओपन हो गया और उसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। और इसे हम कहते हैं कि अब बिल्ली ने सीख लिया है कि किस प्रकार से अपने भोजन को प्राप्त करना है। तो यह जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था भूल और प्रयत्न विधि से, ये प्रयत्न था, घूमना, भूल क्या थी इसकी, कभी दीवारों को पंजा लगाना, कभी सलाखों को खींचना, उस पर जोर लगाना, तो ये गलतियां थी। इनसे इसने सीखा। क्या सीखा, किस तरह से सीखा, इसे हम और स्पष्ट कर लेते हैं।
थॉर्नडाइक के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि सीखने के लिए सामने एक समस्यात्मक स्थिति होनी जरूरी है, एक बैरियर होना जरूरी है। जब हमारे सामने, ये प्राणी के सामने कोई समस्यात्मक स्थिति आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तभी वह उस समस्या का हल करने के लिए प्रयास करेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि बिल्ली की समस्यात्मक स्थिति क्या थी कि वह भूखी थी और अपनी भूख को समाप्त करना, शांत करना उसकी प्रमुख एक उसका लक्ष्य था। और उसके पास क्या रास्ता था कि वह किसी भी तरह से यदि पिंजरे से बाहर निकल जाए तो उसे भोजन प्राप्त हो जाएगा और उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो प्राणी के सामने समस्यात्मक स्थिति होनी जरूरी है। नेक्स्ट आता है अनियमित अनुक्रिया। अधिगम की जब शुरुआती अवस्था होती है तो उस समय जीव जो है अनियमित क्रियाएं करता है। इसको हम बिल्ली के अलावा हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो शुरुआत में हमें पता नहीं होता है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो कभी हम किसी तरीके से पढ़ते हैं, कभी हम कौन सी बुक लाके पढ़ते हैं, तो कुछ अनियमितता की स्थिति होती है। तो शुरुआत में हमेशा अनियमित अनुक्रियाएं होती है, लेकिन ऐसी खूब सारी जब अनियमित अनुक्रियाएं हो जाती है तो अंत में हमें एक सही अनुक्रिया प्राप्त हो जाती है, जिससे हम अधिगम कर सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं या जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। नेक्स्ट, इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रथम सही अनुक्रिया होती है वह संयोगवश होती है। जैसे कि यह बिल्ली का प्रयोग था, इसमें जब पिंजरे का दरवाजा खोला तो अचानक से जब उसका पैर चिटकनी पर पड़ गया तो ये संयोगवश था, उसे पता नहीं था, वह यूं ही अनियमित अनुक्रियाएं कर रही थी और अचानक से उसका पैर उस पे पड़ गया था और दरवाजा खुल गया था। तो ये जो सबसे पहली सही अनुक्रिया होती है वह संयोगवश ही होती है, अचानक होती है, लेकिन बाद में हम इसे अधिगम कर लेते हैं और बाद में जानबूझकर सही कार्य करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, इस थ्योरी से स्पष्ट होता है कि जो अनावश्यक अनुक्रियाएं होती है उसमें कमी आती है। जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं, शुरुआत में गलतियां हुई, लेकिन जैसे जैसे हमने प्रयास किए तो उत्तरोत्तर प्रयत्नों से हमारी जो गलत अनुक्रियाएं होती है, अनावश्यक अनुक्रियाएं होती है, फालतू की अनुक्रियाएं, उसमें धीरे धीरे कमी आने लग जाती है, त्रुटियों में कमी आने लग जाती है। फिर नेक्स्ट है, इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि सफल प्रयासों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जब सीखना हो जाता है तो सीखने के बाद, उसके बाद भी प्राणी जब प्रयास करता है तो सफल प्रयास में वृद्धि होने लग जाती है। तुरंत भूख लगी बिल्ली को, सामने भोजन दिखाई दिया, उठी और लीवर की तरफ गई, चिटकनी की तरफ गई, पैर रखा और भोजन को प्राप्त किया। तो सफल प्रयासों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लग जाती है। इसके अलावा इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि अधिगम नियमित और एक सार नहीं होता है। जब भी हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं, जैसे कि बिल्ली ने सीखा, उसे पिंजरे में डाला गया तो शुरुआत में उसने कई अर्थहीन अनुक्रियाएं की, बाद में उसकी त्रुटियों में कमी हुई और अंत में एक स्थिति ऐसी आ गई जब त्रुटियां बिल्कुल भी नहीं रही। तो ये अधिगम नियमित नहीं हुआ, एक सार नहीं हुआ। शुरुआत में गलतियां, फिर कम हुई गलतियां और फिर गलतियां बिल्कुल भी नहीं हुई। तो यह कभी नियमित नहीं होता है, एक सार नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट ऑफ गोल, उद्देश्य प्राप्ति। जब जीव इस तरह की कोई प्राणी है, इस तरह की अनुक्रियाएं करता है तो वह, उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, कुछ सीखना होता है। तो यह जो अनुक्रियाएं की जाती है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। नेक्स्ट, इससे स्पष्ट होता है कनेक्शनिज्म, संयोजन, संबंधन, यानी कि इस सिद्धांत के अंदर जो उद्दीपन है और अनुक्रिया है उसके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में संबंध के कारण ही सीखते हैं। यदि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में कोई संबंध नहीं है तो हम नहीं सीखते हैं। यह थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताया था। नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा तो अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। अभिप्रेरणा है, हमारे भीतर कुछ चीज को प्राप्त करने की लालसा है तो हम अंदर से मोटिवेट होते हैं, और यदि अभिप्रेरणा नहीं है तो अधिगम भी संभव नहीं है। यह भी थॉर्नडाइक ने कहा था। और अभिप्रेरणा जरूरी है, यह हमने स्किनर की थ्योरी में भी पढ़ा था, जहां पुनर्बलन पर महत्व दिया गया था, कि महत्व पर जोर दिया गया था।
नेक्स्ट आता है मानसिक तत्परता और अभ्यास। अधिगम या सीखना तभी होता है जब हम मानसिक रूप से तत्पर होते हैं, मानसिक रूप से हम उस चीज को सीखना चाहते हैं और उस चीज को सीखने के लिए हम निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रयासों के प्रभाव से हम सीखते हैं। तो मानसिक तत्परता और अभ्यास का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग में, अधिगम में। तो ये जो चीजें थी, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े, ये है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग से ये सभी चीजें स्पष्ट होती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम दो प्रकार के हैं, मुख्य नियम है एक और दूसरा गौण नियम है। मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं, जिसमें से फर्स्ट है तत्परता का नियम है, सेकंड अभ्यास का नियम है, थर्ड प्रभाव का नियम है और गौण नियम जिन्हें हम द्वितीयक नियम भी कहते हैं वे नियम है जैसे बहुविध नियम, अनुक्रिया नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यकरण का नियम, साहचर्य अंतरण का नियम, तत्वों की पूर्व सामर्थ्य का नियम, नवीनता का नियम, प्राथमिकता का नियम और संबंधता का नियम। तो इन नियमों को हम समझ लेते हैं कि इनमें क्या थॉर्नडाइक ने हमें बताया था, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य नियम क्या कहते हैं। तो मुख्य नियम जो फर्स्ट है उसका नाम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभिप्रेरणा का नियम और मानसिक तैयारी का नियम। इस नियम में थॉर्नडाइक ने यह बताया था कि जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तो संवहन जीव के लिए संतोषप्रद होता है, लेकिन जब कोई संवहन कार्य संवहन के लिए तत्पर नहीं हो तब संवहन उसके लिए कष्टप्रद होता है। इसी प्रकार जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार हो तब संवहन न करना कष्टप्रद होता है। इसमें 3 चीजें इन्होंने बताई थी कि संवहन इकाई कौन है, जिसे उद्दीपन दिया जाता है। यहां पर संवहन इकाई कौन थी, बिल्ली। अब वह संवहन के लिए तैयार होती है, यानी उद्दीपन के लिए, अनुक्रिया के लिए तैयार होती है तो संवहन जीव के लिए संतोषप्रद होता है। यानी वह जो बिल्ली है वह संवहन करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए खुद तैयार होती है तो यह उसके लिए अच्छी बात है, उससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि वह ये कार्य करना चाहती है। लेकिन यदि कोई संवहन कार्य करने के लिए तत्पर ही नहीं हो, मान लीजिए बिल्ली भूखी ही नहीं है, सामने भोजन पड़ा है और वह कोई प्रयास कर ही नहीं रही है, तो उसके लिए यदि जबरदस्ती अनुक्रियाएं करवाई जाए तो वह उसके लिए कष्टप्रद होगी। और इसी तरह से जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार है लेकिन संवहन नहीं हो रहा है तो यह भी एक कष्टप्रद है। यानी कि बिल्ली भूखी है और वह अनुक्रिया करने के लिए तैयार है लेकिन उसे अनुक्रिया नहीं करने दी जा रही है तो यह भी उसके लिए कष्टप्रद होता है, दुखदायी होता है। तो थॉर्नडाइक इस नियम के बेसिस पर यह कहना चाहते थे कि जब कोई संवहन इकाई या संवहन के लिए खुद तैयार होती है तभी जो संवहन है वह उसके लिए संतोषप्रद होता है। यानी कि जब कोई प्राणी है किसी उद्दीपन को देखने के बाद अनुक्रिया करने के लिए तत्पर होता है और उसे अनुक्रिया करने दिया जाता है तो प्राणी को अच्छा लगता है, उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन यदि उसे अनुक्रिया करने ही नहीं दिया जाए तो यह उसके लिए कष्टप्रद होता है। तो इस तरह से ये तत्परता के नियम के साथ जो प्राणी है उसकी संतोषप्रद भावनाएं जुड़ी हुई है, उसका कष्ट भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे अभिप्रेरणा का नियम कहते हैं। अभिप्रेरणा होनी बहुत जरूरी है। बिना अभिप्रेरणा के अनुक्रिया नहीं की जाएगी, अनुक्रिया करवाई जाती है तो वह उसके लिए कष्टप्रद होगा। इसी तरह से मानसिक तैयारी का नियम है, मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए अनुक्रिया करने के लिए, तभी अधिगम होता है, तभी जो संवहन है वह संतोषप्रद होता है। तो यह उन्होंने अपने फर्स्ट नियम में बताया था। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है उसे हम देख लेते हैं। तत्परता का जो नियम है उसका शिक्षा में उपयोग, पहला है कि मानसिक रूप से तैयार करना।
जब भी टीचर कक्षा में जाते हैं तो स्टूडेंट को सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार कर देना चाहिए कि उसे क्या सिखाया जाएगा और वह उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए बच्चों को मानसिक रूप से तत्पर करना बहुत जरूरी होता है। और मानसिक रूप से तत्पर करने के लिए बच्चों के जो व्यक्तिगत अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उन पर भी टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का लेवल क्या है, उनको क्या नीड है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मानसिक रूप से तैयार किया जाए। यदि मानसिक रूप से तैयार हो गए बच्चे तो उनके लिए अनुक्रिया करना आसान होगा और सीखना आसान होगा। नेक्स्ट, रुचि योग्यता का ध्यान रखना। टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वह जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उनकी रुचि का ध्यान रखे, योग्यताएं क्या है, उनकी क्षमताएं, उनकी रुचियां क्या है, उसके बारे में भी पूर्व ज्ञान ले लेना चाहिए कि बच्चे कितना ग्रहण कर सकते हैं या निष्पादन कितना होगा। तो इसको ध्यान में रख करके भी उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है, पढ़ने के लिए तत्पर किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है तत्परता का ध्यान रखना। बच्चों की जो इच्छा है, उनकी जो तत्परता, उनकी रेडीनेस है, यदि वह नहीं है तो कितना भी पढ़ा दिया जाए वह उनके सिर के ऊपर से ही गुजरना होता है। वे जो टीचर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है, शिक्षण उद्देश्य की, उन उद्देश्यों की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती है। तो तत्पर बनाना जरूरी है, तत्परता का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये जो नियम है, फर्स्ट नियम, इस तरह से टीचिंग में बहुत इफेक्टिव है। और अब सेकंड नियम जो आता है वह है मुख्य नियम, अभ्यास का नियम है। अभ्यास का नियम या प्रैक्टिस का नियम। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि यदि हमने कोई भी कार्य सीखा है और उस कार्य को हम मस्तिष्क में सुदृढ़ बनाए रखना चाहते हैं, हम उस काम को भूलना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम उस कार्य का बार बार अभ्यास करते रहें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसी आधार पर उन्होंने दो चीजें बताई थी। एक बताया था लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज यानी उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार कि जब एक परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य सभी चीजें समान होने पर उसे सहयोग की शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि जब एक परिवर्तनीय संयोग बना, परिवर्तनीय संयोग का मतलब यह है कि एक उद्दीपक है और अनुक्रिया है, उनके बीच में बार बार ट्रायल एंड एरर के बाद में एक कनेक्शन बन चुका है, एक संयोजन बन चुका है। यदि यह संयोजन बन जाता है तो उसकी उपयोगिता की शक्ति बढ़ जाती है। और एक उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ अनयूज, लॉ ऑफ अनयूज के अनुसार जो लॉ ऑफ डिसयूज भी इसे कहते हैं कि जब कुछ समय तक स्थिति और अनुक्रिया में एक परिवर्तनीय सहयोग नहीं बनता है, यानी कि उद्दीपक है और अनुक्रिया के बीच में ट्रायल एंड एरर हो रहे हैं लेकिन फिर भी एक कनेक्शन नहीं बना है, एक संबंधन नहीं बना है, तो अन्य कोई भी चीजें समान है लेकिन फिर भी उसका यूज नहीं किया जा सकता है, उन दोनों के साथ में होने पर उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। तो थॉर्नडाइक ने जो ये अपना नियम दिया था, इसके अनुसार कोई भी कार्य है उसका अभ्यास करने पर ही व्यक्ति उस कार्य में निपुण होता है, क्योंकि अभ्यास करने से जो चिन्ह उस क्रिया से संबंधित उसके दिमाग में बने हैं वे और अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब कोई कनेक्शन बन गया है, यानी कि सभी बातें समान हैं, और यदि कोई क्रिया हम कर रहे हैं लेकिन उस क्रिया को एक बार हमने सीख लिया, बाद में उसका अभ्यास नहीं किया, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि हम उसे भूल जाते हैं या उस संयोग की जो शक्ति होती है वह कम हो जाती है। इसीलिए यही एक उदाहरण होता है मानव विस्मृति का, हम भूल जाते हैं। जैसे कि मैथ्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मैथ्स में प्रैक्टिस की है तो हमें याद रहेगा, लेकिन हमने मैथ्स को एक बार सीखा और फिर उसकी प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, अभ्यास करना बंद कर दिया, तो उस विषय के जो सूत्र है वो भूल जाएंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक है वो हम भूल जाएंगे। इसलिए प्रयास बहुत जरूरी होता है। तो थॉर्नडाइक महोदय ये कहते हैं कि कोई भी सीखी गई क्रिया है
कोई भी सीखी गई विषय वस्तु है, यदि हम उसे लंबे समय तक अपनी मेमोरी में बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें, जिससे कि उससे जुड़े हुए जो भी उद्दीपक है, जो अनुक्रियाएं हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन जो हमारे दिमाग में बना हुआ है वह मजबूती से बना रहे। अभ्यास का जो नियम है, मुख्य नियम, उसका शिक्षा में क्या उपयोग है? तो शिक्षा में ये उपयोग आता है पुनरावृत्ति में। पुनरावृत्ति जिसे हम कहते हैं रिवीजन। जो भी पढ़ाया गया विषय है, जो भी पढ़ाई गई क्रियाएं हैं, विषय वस्तु है, उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, बार बार रिवीजन होना जरूरी है। यदि रिवीजन नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो उनसे जो उस विषय वस्तु से जुड़े हुए जो कारक है, जो चिन्ह हमारे मस्तिष्क में बने हुए हैं, वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, अनुपयोगी हो जाएंगे, जिससे हम उसे भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएंगे। इसीलिए टीचर को भी चाहिए कि जब बच्चे को कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, विषय सामग्री पढ़ा रहे हैं, तो उसका बार बार अभ्यास करवाते रहें। खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए बार बार अभ्यास की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जल्द ही कोई चीज को भूल भी जाते हैं। नेक्स्ट इसका शिक्षा में उपयोग है व्याख्या करने में, वाद विवाद करने में, यानी डिस्कशन और डिबेट में। कोई भी पढ़ाई गई विषय वस्तु है तो उस विषय से संबंधित विद्यार्थियों के बीच में एक डिबेट होनी चाहिए, आपसी विचार विमर्श होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, जिससे उनके उस विषय वस्तु के बारे में विचार और उन्नत होंगे और खुलकर के सामने आएंगे। वे अपना पक्ष भी स्पष्ट कर सकेंगे, उनकी योग्यता है, उनके आत्मविश्वास है, इन गुणों का हम उन्नयन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुनर्निरीक्षण। अभ्यास के नियम का पुनर्निरीक्षण में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसे हम बोलते हैं री ऑब्जर्वेशन। क्लास के अंदर कोई भी पाठ्य सामग्री दी गई है तो उसका री ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। री ऑब्जर्वेशन करने से, पुनर्निरीक्षण यदि टीचर करता है तो इससे स्टूडेंट है वे भी सक्रिय रहेंगे, सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे और उन्हें भी बार बार उसी विषय वस्तु का अभ्यास करने का भी अवसर मिलता रहेगा और वे किसी प्रकार का संकोच भी नहीं करेंगे। तो अभ्यास के नियम का शिक्षा के क्षेत्र में यदि शिक्षक उपयोग करते हैं तो वे अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं और विद्यार्थियों में जो अधिगम हो रहा है, जिस विषय वस्तु का अधिगम करवाया जा रहा है, वह भी स्थायी हो सकता है। नेक्स्ट मुख्य नियम जो थर्ड है वह है प्रभाव का नियम, संतोष या असंतोष का नियम भी हम उसे कहते हैं। इसे लॉ ऑफ प्लीजर एंड पेन भी कहा जाता है, वही लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड एनोयंस भी कहते हैं, यानी संतोष और असंतोष का नियम। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि कोई भी क्रिया हम करते हैं तो उसका प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन क्रियाओं को करने से हमें अच्छा लगता है, हमें संतोष का अनुभव होता है, हमें संतुष्टि मिलती है और उसी क्रिया को हम दोबारा करने में हम और ज्यादा उस क्रिया को करने में प्रयत्नरत रहते हैं, उस क्रिया को करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे जो अधिगम अनुबंधन है वह भी और ज्यादा सुदृढ़ हो जाता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, कुछ अनुक्रियाएं ऐसी होती है जिसको करने से हमें सुखद अनुभव नहीं होते हैं, वह हमारे लिए दुखदायी होती है। तो हम क्या करेंगे, उन क्रियाओं को दोहराने से बचेंगे, वापस हम उन क्रियाओं को नहीं दोहराएंगे। यदि हम उन क्रियाओं को नहीं दोहराते हैं तो जो उद्दीपक है और अनुक्रिया, उनके बीच में एक जो कनेक्शन बना हुआ था धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, जिससे हम उस चीज को नहीं सीखेंगे। अब थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है वह कार्य बार बार करता है और जिन कार्यों को करने से असंतोष मिलता है तो व्यक्ति उन कार्यों को नहीं करता है या उन कार्यों को रोक देता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, पुनर्बलन के रूप में हम और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ थॉर्नडाइक ने पुनर्बलन को ही महत्व दिया है। उनके अनुसार यदि सकारात्मक अनुभव मिलता है, सकारात्मक अनुभव मिलेगा तभी तो संतोष मिलेगा। सकारात्मक अनुभव मिलता है तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बंधन सुदृढ़ होते हैं और वह बार बार प्रयास करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि नकारात्मक अनुभव होते हैं तो वह क्रिया होनी या उस क्रिया को करना हम बंद कर देते हैं। तो जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है वह बार बार करता है और इसके विपरीत जहां असंतुष्टि मिलती है उन्हें वह नहीं करना चाहता। यही थर्ड नियम है, प्रभाव का नियम, संतोष व असंतोष का नियम। और इसी नियम पर आधारित है B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत
अनुबंधन सिद्धांत। अब आता है ये जो प्रभाव का नियम है, मुख्य नियम थर्ड है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो प्रोत्साहन के रूप में, प्रोत्साहन यानी कि हम यहाँ पुनर्बलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुनर्बलन में सकारात्मक पुनर्बलन क्या होगा, सम्मान दिया जाए, बच्चों को पुरस्कार दिया जाए या उनकी प्रशंसा की जाए। इस तरह का पुनर्बलन दे करके हम उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मानसिक स्तर। स्कूल के अंदर जो भी क्रियाएं की जाती है तो वह बच्चों की मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे की जो योग्यता या क्षमताएं निम्न स्तर की है और हम उन्हें उच्च स्तर के कार्य प्रदान कर रहे हैं या उच्च स्तरीय मानसिक स्तर के बच्चों को निम्न स्तरीय कार्य प्रदान कर रहे हैं। तो शिक्षक को उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स का, उसका पता होना बहुत जरूरी है। उनका क्या मानसिक मेंटल लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्रियाएं करवाई जाए, उन्हें शिक्षण करवाया जाना चाहिए। यदि मानसिक स्तर का ध्यान रख करके शिक्षण करवाया जाता है तो उस शिक्षण का प्रभाव भी स्थायी होगा। नेक्स्ट आता है उचित शिक्षण विधि का प्रयोग। हम जानते हैं कि टीचिंग जो होता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक होती है, एक जटिल क्रिया होती है। और यदि स्कूल के अंदर टीचर जो है वो सही शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करेंगे, बच्चों के उनके लेवल के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड का यूज नहीं करेंगे तो उन्हें शिक्षण कार्य करवाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और उसके जो परिणाम होंगे वे भी सुखद नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि यदि हमारा शिक्षण प्रभावी हो, अधिगम स्थायी हो बच्चों के अंदर, तो हमें उनके क्षमताओं, उनकी योग्यताओं के अनुसार उचित शिक्षण विधि का चयन करना होगा। तभी उस शिक्षण का प्रभाव होगा और अधिगम जो है वो सकारात्मक हो पाएगा। नेक्स्ट आता है संतोषप्रद या सुखद अनुभव। विद्यार्थियों के अंदर यदि शिक्षण के द्वारा सुखद अनुभव होते हैं, उन्हें कुछ परिणाम सकारात्मक मिलते हैं, तब तो वे उसे सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि परिणाम नकारात्मक होते हैं, उन्हें वह चीज कष्टप्रद लगती है। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं। यदि हमने उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमताओं, रुचियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है, शिक्षण विधि का चयन करके पढ़ाया है, तो वे बच्चे पूरे मन से पढ़ने की कोशिश करेंगे और वे सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि बच्चों का मन ही नहीं है, ना तो शिक्षण विधि उनके अकॉर्डिंग है, ना उनकी रुचि का विषय है, ना उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाने की तरीके इस्तेमाल किए हैं, तो जबरदस्ती हमने उनको क्लास में बिठा रखा है, लेकिन उनका मन तो कहीं और ही विचरण कर रहा है, तो यह जो शिक्षण का मेथड होगा यह उनके लिए कष्टप्रद होगा, तो यह उनके लिए सुखद अनुभव नहीं होगा, तो यह वे सीखना नहीं चाहेंगे। तो संतोषप्रद और सुखद अनुभव भी देने का प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को अपने बच्चों को, जिससे कि उनकी जो टीचिंग है वह प्रभावी हो सके। और अब आते हैं अधिगम के गौण नियम, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, जिन्हें हम अधीनस्थ नियम भी कहते हैं। पहला नियम है बहुविध अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इसके अनुसार थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि जब भी किसी प्राणी के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वह बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। और बहुत सारी अनुक्रियाएं इसीलिए करता है क्योंकि उसे सही अनुक्रिया का पता ही नहीं होता है। उसे ये पता नहीं होता है कि कौन सी सही अनुक्रिया करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसी अज्ञानता के कारण ही वह खूब सारी अनियमित अनुक्रियाएं करता है और अचानक ही एक सही अनुक्रिया हो जाती है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो यह जो नियम है ये अभ्यास के नियम पर आधारित है। बार बार अभ्यास करने से हम अपनी जो गलतियां होती है, जो गलत अनुक्रियाएं होती है, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं और हम सही अनुक्रिया, सही कार्य करना। नेक्स्ट है नियम मनोवृत्ति का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एटीट्यूड भी कहते हैं। जिस चीज की तरफ, जिस विषय वस्तु की तरफ, जिस कार्य की तरफ हमारा झुकाव होता है, हमारी रुचि होती है, हमारी मनोवृत्ति होती है, तो वहां से रिलेटेड जो उद्दीपन और अनुक्रिया, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वह काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और हम जो क्रिया करते हैं वो काफी स्ट्रांगली करते हैं और एकदम सही अनुक्रिया करते हैं। तो यदि कोई उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है या जिस के रिजल्ट के प्रति हमारी मनोवृत्ति है, यानी जिसका परिणाम, जिस अनुक्रिया का परिणाम हमें संतोष का अनुभव प्रदान करता है, तो वह कार्य हम बार बार करते हैं। नेक्स्ट आता है सदृश्यकरण का नियम।
यानी कि जो नई परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, तो हम पहले ये प्रयास करते हैं कि जो वैसी कोई पुरानी स्थिति हुई हुई है या वैसी कोई पुरानी विषय वस्तु हमारे सामने आई हुई है, पुराना कोई ज्ञान है हमारे पास में, अनुभव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम नई परिस्थिति के ऊपर क्रिया करते हैं। अब इसको हम टीचिंग में इस तरह से यूज कर सकते हैं कि कोई भी विषय वस्तु को यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो वे बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में पहले ही जान ले और पूर्व ज्ञान से कोरिलेट करते हुए नई ज्ञान को, नई विषय वस्तु को जोड़ करके पढ़ाए, जिससे कि बच्चे उस चीज को आसानी से समझ सकेंगे और आसानी से उसका आत्मीकरण भी कर सकेंगे। अब नेक्स्ट है गौड़ नियम, साहचर्य अंतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को हम किसी दूसरी स्थिति में उसका उपयोग कर पाए, यही साहचर्य होता है। यानी कि हमने एक स्थिति में कोई अनुक्रिया की है और हमें सही रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तो वैसे ही दूसरी स्थिति यदि हमें मिलती है तो हम उसमें भी वही अनुक्रिया दोहराएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि घरों में जो पालतू कुत्ते होते हैं उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उन्हें कुछ चीजें सिखा दी जाती है। जैसे बाहर यदि न्यूज़पेपर पढ़ा है तो न्यूज़पेपर को उठा के लाना है, तो इसके लिए उसको कुछ शब्द बोले जाएंगे, उस शब्दों के प्रति ट्रेंड किया जाता है। उन शब्दों को सुन करके वे अपना कार्य उस नवीन परिस्थिति में भी कर लेते हैं। तो यह हुआ साहचर्य अंतरण का नियम। नेक्स्ट है तत्वों की पूर्व सामर्थ्य का नियम, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि अधिगम से जो जुड़े हुए तत्व हैं वे यदि प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, हमारे अंदर अभिप्रेरणा जगा रहे हैं, तो हमें सीखने में आसानी होगी और एक सही क्रिया का चुनाव करने में भी आसानी होगी। जब हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो वहां हमारे सामने कई सारे तत्व होते हैं, लेकिन हमें उन तत्वों का चुनाव करना होता है, उस अनुक्रिया का चुनाव करना होता है जो हमारे लिए उपयोगी होती है। तो यह है तत्वों की पूर्व सामर्थ्य का नियम। नेक्स्ट है नवीनता का नियम। जो भी नए अनुभव होते हैं, नई विषय वस्तु होती है, नई क्रियाएं होती है, नई बातें होती है, उन्हें सीखने में प्रत्येक प्राणी जो है जल्दी सीखता है और यह सीखना उनके लिए बहुत ही सुविधापूर्ण होता है। क्योंकि जो नई घटनाएं होती है उनके चिन्ह मानस पटल पर बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और हमारे जो पुराने अनुभव है, हमारी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी घटनाएं हैं, उनकी तुलना में वे अधिक प्रभावी होते हैं। उनकी तुलना में उन नई चीजों को सीखना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट आता है प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता के नियम में लॉ ऑफ प्राइमेसी। जो चीज हम सबसे पहले सीखते हैं वह हमारे दिमाग में एक मजबूत चिन्ह अंकित कर देती है, मजबूत याद को अंकित कर देती है। हमने जब फर्स्ट बार हम स्कूल गए, फर्स्ट बार हमने कॉलेज गए, या फर्स्ट बार हम किसी टीचर से मिले, फर्स्ट बार हमने कोई क्लास अटेंड की, फर्स्ट बार हमने कोई अच्छा सा वीडियो सुना जो हमारे टीचिंग से रिलेटेड था, हमारे एग्जाम से रिलेटेड था, तो वह जो चीजें होती है हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी हुई रहती है और चिरस्थायी बनी हुई रहती है, हम उसे नहीं भूलते हैं। तो ये प्राथमिकता का नियम होता है कि इसमें टीचर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआत में ही जब वे कक्षा में जाते हैं तो बच्चों के ऊपर उनका इंप्रेशन, उनकी टीचिंग का इंप्रेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चे उस चीज को नहीं भूले और एक सकारात्मक याद उनके दिमाग में बनी रहे। नेक्स्ट एंड लास्ट संबंधता का नियम, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो वस्तुएं हैं, दो क्रियाएं हैं, दो विचार हैं, उनके संबंधों को जोड़ दिया जाए तो एक को यदि हम सीख लें तो दूसरे को सीखना बहुत आसान हो जाता है। और इस तरह से यदि हम कोई विषय को सीखते हैं तो बहुत देर तक याद भी रहता है, उसे आसानी से रिकॉल भी कर सकते हैं। तो ये टीचर में चाहिए कि वह एक विषय को दूसरे विषय के साथ या एक विषय वस्तु को दूसरे विषय वस्तु के साथ कनेक्शन करके उसे पढ़ाए और उनसे कोरिलेट करके पढ़ाए, जिससे बच्चे जो है अधिक देर तक उसे याद कर सके, अधिक देर तक उसे रिकॉल कर सके। तो ये थे थॉर्नडाइक के गौण नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। इसमें ये जो सभी नियम है इसमें अभिप्रेरणा का बहुत ज्यादा महत्व है
और अभिप्रेरणा बच्चों में होनी बहुत जरूरी है, जिससे उन्हें सीखने में आनंद की अनुभूति होती है, संतोष का अनुभव होता है और वे सीखने के लिए बार बार प्रयास भी करते हैं। तो यह थी थॉर्नडाइक की प्रयास एवं भूल अधिगम का सिद्धांत एक ही वीडियो के अंदर। और हमारे जो एक्सीलेंट लर्निंग के नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के वे क्वेश्चंस जो पहले कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।